नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। एक बार फिर से मैं अंकुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 17 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। वन लाइनर के तौर पे आपके सामने क्वेश्चन जो है दिए गए हैं और इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम वन लाइनर्स के तौर पर जो है इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं आपके सभी करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के साथ साथ में। धीरे धीरे जैसे ही हम साथ साथ में हमारे साथ में जब पढ़ते चलेंगे आप, तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि करंट अफेयर के लिए कितना बेस हमारा जो है तैयार हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरा लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं असलान कारात्सेव। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है रक्षा मंत्री ने दिल्ली में। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का 3rd संस्करण जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अमेजन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा चेन्नई में, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट बात करें अमन 2021 युद्ध अभ्यास। अमन 2021 युद्ध अभ्यास का भी अरब सागर में आयोजन किया जा रहा है। किस देश के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है? तो वो पाकिस्तान के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कुछ और अन्य देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मां कैंटीन योजना की। मां कैंटीन योजना के बारे में जानेंगे। इसका संचालन अभी किस राज्य ने किया है? नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके महानिदेशक के तौर पर नए निदेशक के रूप में जो है चुना गया है। भारतीय नौसेना को करंज पनडुब्बी अभी हाल ही में शामिल की गई है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से आपके फैक्ट स्टैटिक के तौर पर बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाला विश्व के पहले खिलाड़ी असलान कारात्सेव बन गए हैं। ग्रैंड स्लैम से संबंधित ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं। शुरुआत आपकी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम से होती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम शुरुआत आपकी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम से होती है। ऑस्ट्रेलियन के बाद में आपका फ्रेंच आता है। ऑस्ट्रेलियन के बाद आता है आपका फ्रेंच के बाद आता है आपका विंबलडन। उसके बाद आता है आपका अमेरिकन ग्रैंड स्लैम। तो ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन से होती है। तो अंत कहाँ होता है इसका? समापन कहाँ पर होता है? अमेरिकन से समापन इसका होता है। ये क्वेश्चन आपके फैक्ट बने हुए हैं एग्जाम में कि बताइए कि शुरुआती तौर पर कौन से खेल से जो प्रारंभ होता है। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसकी शुरुआत होती है। तो ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के हो गए आपके पास में। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2020 में कौन सा निम्नलिखित में से वर्ष 2020 में कौन सा जो है आयोजित नहीं किया गया था? कौन सा खेल आयोजित नहीं किया गया था? तो याद रखेंगे विंबलडन ओपन जो है ये आपका 2020 में आयोजित नहीं किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे नोवाक जोकोविक की। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया देश से हैं, विश्व के सेकंड नंबर के जो है खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 300 जीत अभी अपने इन स्लैम में जीत हासिल कर ली है। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश से संबंधित हैं और विश्व के यह दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 300वीं जीत अपनी हासिल की है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले रोजर फेडरर के पास ये खिताब है। 300वीं जीत का जो खिताब है वो रोजर फेडरर के पास में है और यह स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं ये क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब जहां से आपका कुछ क्वेश्चन और पुटअप हो जाते हैं वहां से बात करते हैं। साथ के साथ अपना जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करते चले जाए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए क्ले कोर्ट किंग किसे कहा जाता है? क्ले कोर्ट किंग। तो देखिए क्ले कोर्ट किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्ले कोर्ट किंग फ्रेंच ओपन से संबंधित है। क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है और यह है आपके राफेल नडाल। कौन है भैया? आपके राफेल नडाल। ये आपके राफेल नडाल हैं। ठीक है, कि ये क्ले कोर्ट किंग के नाम से इनको जाना जाता है। फ्रेंच ओपन से ये संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं ई छावनी पोर्टल की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में की गई है। ई पोर्टल की शुरुआत
कौन से की, ई छावनी। तो ई छावनी की बात करें तो इसमें कितनी छावनियों को जोड़ा जाएगा, इस पोर्टल के अंतर्गत कितनी छावनियों को जोड़ा जाएगा, तो इसमें जोड़ा जाएगा 62 छावनियों को। कितनी, 62 छावनियों को इसके अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, इस पोर्टल के अंतर्गत जो भी नागरिक सुविधाएं होंगी, इस पोर्टल के अंतर्गत जो भी नागरिक सुविधाएं होंगी वो इसमें शामिल कर ली जाएंगी। नागरिक सुविधाओं को छावनियों तक पहुंचाना, नागरिक सुविधाएं होंगी जो भी, उनको जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका डेथ सर्टिफिकेट हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इस प्रकार के कुछ पैन कार्ड्स वगैरह हो गया, जो भी आपकी जो सिटीजन्स सर्विसेज होंगी, आपकी नागरिक सेवाएं होंगी, उन सबको ई छावनी पोर्टल के माध्यम से इनमें इस पोर्टल पर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री जी ने की है। कहाँ से की है इसकी शुरुआत की है दिल्ली से, याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई छावनी की। तो छावनियों को किस संघ सूची में रखा जाता है, छावनियों को संघ सूची में रखा गया है और संघ सूची की अनुसूची नंबर 7, संघ सूची की अनुसूची 7 में छावनियों को रखा गया है। यानी कि अनुसूची किस संघ सूची से या राज्य सूची से संबंधित किस सूची के अंतर्गत आती हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आती हैं और अनुसूची 7 में छावनी का वर्णन जो है आपका मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कुछ, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है अधिनियम करा देता हूं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। एग्जाम में आपके कई बार आपके पूछे जाते हैं, हर बार किसी न किसी एग्जाम में एक अधिनियम अवश्य पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट एक्ट हैं तो याद रखेंगे, जो एजुकेशन एक्ट है आपका RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट। तो RTE एक्ट कब आया, ये आया आपका 2009 में। RTE एक्ट आया आपका 2009 में, RTE एक्ट 2009 में आया आपका। दूसरी बात कर लेते हैं हम, शिक्षा का अधिकार हो गया आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट, जो आप RTI डालते हैं वह एक्ट कब आया आपका, वर्ष 2005 में RTI एक्ट आता है और RTE एक्ट कब आता है, वर्ष 2009 में आता है। बात करते हैं पर्यावरण एक्ट, जो अभी आपका ये इन्वायरमेंट एक्ट होता है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और साथ के साथ जो अपना नोट करते चलेंगे। चलिए, पर्यावरण एक्ट, इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है वर्ष 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आता है आपका वर्ष 1986 में आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में। नेक्स्ट बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, वर्ष 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और जस्ट इसी के एक वर्ष बाद में आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आता है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर आता है वर्ष 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना, बाघ संरक्षण अधिनियम या फिर प्रोजेक्ट टाइगर कह सकते हैं, 1973 में आता है आपका। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में। इससे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिया गया है, जो कि वर्ष 1986 में आता है। देखिए, क्रमानुसार नहीं है ये, इसको आपने ऐसे याद करना है, जैसे भी करके आप कर सकते हैं, इसको याद करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका नरेगा अधिनियम। नरेगा के संबंधित मैंने कल एक न्यूज कराई थी, नरेगा अधिनियम। तो नरेगा अधिनियम आया है आपका वर्ष 2005, नरेगा अधिनियम वर्ष 2005 में आपका आता है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 से जो आती है आपकी ये नरेगा स्टार्ट हो जाती है झारखंड के बदरापल्ली से। नेक्स्ट बात करें, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसको मैं मिटा देता हूं। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जो किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये किया है थावरचंद गहलोत जी ने।
थावरचंद गहलोत जी के द्वारा यह जारी किया गया। थावरचंद गहलोत जी के पास सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं ये, ठीक है ना, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। गहलोत जी के द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया गया। थावरचंद गहलोत जी के द्वारा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय जो है वो इन्हीं के पास है। किनके पास है? थावरचंद गहलोत जी के पास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया गया है और क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कितने शब्द हैं वर्तमान में। तो इंडियन साइन लैंग्वेज का जो थर्ड संस्करण जारी किया गया उसमें अभी वर्तमान में 10,000 शब्द हैं। कितने हैं? 10,000 शब्द इसके अंतर्गत हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व साइन लैंग्वेज दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो विश्व साइन लैंग्वेज दिवस जो मनाया जाता है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 23 सितंबर को, 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको करा देता हूं जो कि वर्ष 2020 में ऐसे कुछ दिवस हैं। वर्ष 2020 में ऐसे कुछ दिवस जो कि पहली बार पूछे गए, उनको हम देखते हैं। वर्ष 2020 में फर्स्ट टाइम मनाए गए डेज, ठीक है ना। वर्ष 2020 में पहली बार मनाए गए दिवस, विश्व चाय दिवस पहली बार मनाया गया 21 मई को। कब मनाया गया? 21 मई को। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 20 जुलाई को। कब मनाया गया? 20 जुलाई। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 अक्टूबर। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज 2020 में पहली बार मनाए गए। विश्व चाय दिवस 21 मई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेजन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा, ठीक है। तो यह कहां पर स्थापित की जाएगी? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। अमेजन इंडिया के जो संस्थापक हैं वे कौन हैं? तो वे हैं आपके जेफ बेजोस जो हैं अमेजन इंडिया के क्या हैं? आपके संस्थापक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अमन 2021 युद्ध अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। अरब सागर आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आप मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं और नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये अपना भारत है इस तरीके से। यहां पे पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका अरबियन सी, अरब सागर, ठीक है ना। ये है आपका अरब सागर है। यहाँ पे इधर पड़ता है आपका पाकिस्तान। तो इस अरब सागर वाले एरिया में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अमन 2021 युद्ध अभ्यास, अमन 2021 जो है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अमन की बात कर रहा है, वैसे हम अमन चैन की बात नहीं रखनी इसको, ठीक है ना। तो पाकिस्तान देश, ठीक है ना, पाकिस्तान, चीन और रूस, इन तीनों की है एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है अमन, ठीक है ना, अमन युद्ध अभ्यास। तो किस किस देश का सम्मिलित अभ्यास है? तो ये क्वेश्चन में आपका पुटअप हो सकता है कि क्या इसमें भारत शामिल है या निम्नलिखित में से कौन कौन से देश इस युद्ध अभ्यास के अंतर्गत आते हैं? पाकिस्तान, चीन, रूस और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको इंडिया। तो याद रखेंगे इंडिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मां कैंटीन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। मां कैंटीन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मां कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, दीदी के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है, यानी कि ममता बनर्जी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं मां कैंटीन के बारे में। तो मां कैंटीन योजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या होगा भाई, 5 रुपए में गरीबों को, गरीब क्या, जो भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है ये, पहले आओ और पहले पाओ, जो भी पहले पहुंच गया वही अपना जो है राशन पानी
ले लो वहां से। चलिए बात करते हैं ₹5 में। ₹5 में भरपेट भोजन की व्यवस्था, इसमें 15 रुपए की जो सब्सिडी होगी, 15 रुपए की जो सब्सिडी देगी वो कौन देगी? वो आपकी पश्चिम बंगाल सरकार देगी, वो दीदी देगी, ममता बनर्जी। ठीक है, तो 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। और इसका जो ध्येय कह सकते हैं हम एक प्रकार से जो थीम बनाई है, पहले आओ पहले पाओ। तो 5 रुपए में मिलेगा और 15 रुपए की सब्सिडी आपकी जो देगी वो पश्चिम बंगाल सरकार देगी। क्या क्या मिलेगा? चावल दाल सब्जी, चावल दिया जाएगा, दाल दी जाएगी, सब्जी दी जाएगी और अंडा करी दी जाएगी। अंडा करी भी इसके साथ साथ आपको दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, ये करंट से संबंधित था, कुछ अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सीएम की बात करें ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीएम है। गवर्नर की बात करें जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर क्या है? गवर्नर हैं। बात करें सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम बदलकर कोलकाता पोर्ट जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम बदलकर कर दिया गया। यह भी कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित प्रथम जीआई टैग, भारत का एक ऐसा उत्पाद जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला। तो प्रथम जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में। दार्जिलिंग की चाय वर्ष 2004 में पहला जीआई टैग प्राप्त करती है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में पहला जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यहीं पर आपका फरक्का बांध है। यहीं पर क्या है आपका? फरक्का डैम है। ठीक है, जो कि आपका कोलकाता बंदरगाह को प्रदूषण मुक्त होने से रोकता है। और यह गंगा नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। यहीं से आपकी हुगली नदी अलग होती है। गंगा की एक मुख्य धारा हुगली नदी आपकी गंगा से फरक्का बैराज से ही अलग होती है। ठीक है, और फरक्का बैराज को बनाने का जो मेन पर्पज था वो था कोलकाता बंदरगाह, यानी कि वर्तमान में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, उसको प्रदूषण से मुक्त करना, अवसादों से मुक्त करना। याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे अवसाद गंगा नदी अपने साथ बहा कर ले आती है और वो फिर क्या करती है? वो डेल्टा वगैरह, ये देखिए डेल्टा जो बनाती है वो आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर बनाती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं सोलर ट्री। ठीक है, देखिए सोलर ट्री की बात करें तो सोलर ट्री भी जो आपका स्थापित किया जाएगा दुर्गापुर में, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में ही सोलर ट्री आपका स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं 17वां रेलवे जोन। तो 17वां रेलवे जोन आपका कौन सा था भाई? कोलकाता। 17वां रेलवे जोन कोलकाता। वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में 18, वर्तमान में जो कुल रेलवे जोन है, वर्तमान में कुल रेलवे जोन वे हैं कितने? 18। वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं। पश्चिम बंगाल में ही अभी मैंने कल की न्यूज में भी पढ़ाया था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। थीम क्या है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम है किसकी? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी बंगाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़े और बात करें हम कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी कहां पर चलाई गई? तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी आपकी, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन वह भी आपकी कहां पर चलाई गई? तो वह भी आपकी पश्चिमी बंगाल में ही चलाई गई। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन
मेट्रो ट्रेन, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? ये भी आपकी पश्चिम बंगाल में। दूसरा एक और क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, याद रखेंगे कि भारत की पहली मेट्रो, ऐसी मेट्रो ट्रेन जो कि जल से निकलती है, मतलब जल में चलती है, जल में चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन, वो भी आपकी पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी वाले एरिया में। तो भारत की पहली जल में चलने वाली ट्रेन, जल में चलने वाली मेट्रो ट्रेन, मेट्रो, तो वो भी आपकी कहाँ पर है? वो भी आपकी कह सकते हैं हम पश्चिमी बंगाल में ही, पश्चिमी बंगाल में ही चली है। नेक्स्ट बात करते हैं पहला हाई कोर्ट, ठीक है ना। पहला हाई कोर्ट तो वर्ष 1962 में बनता है आपका कोलकाता हाई कोर्ट। भारत का जो पहला हाई कोर्ट बनता है, कोलकाता हाई कोर्ट ही बनता है वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ और स्टैटिक फैक्ट जोड़ देता हूं यहां पर। जैसे अभी आपकी मां कैंटीन योजना चली है, ऐसे ही कुछ अन्य राज्यों ने भी, ठीक है, कुछ योजनाएं आपकी खाने से संबंधित चलाई हैं, कैंटीनों से संबंधित योजनाएं चलाई हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं उनको और बात करते हैं। जैसे इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? इंदिरा रसोई योजना चलाई गई है राजस्थान के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना चलाई गई है। इसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा, 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जो थीम है वो क्या है? कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई। शिव भोजन थाली, शिव भोजन थाली, शिव भोजन थाली, यह किस सरकार द्वारा चलाई गई? महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई शिव भोजन थाली। अटल कैंटीन, अटल कैंटीन किसके द्वारा चलाई गई? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अटल कैंटीन की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान से संबंधित है, शिव भोजन थाली महाराष्ट्र से संबंधित है, और इससे पहले जो चली है आपकी पश्चिम बंगाल ने जो चलाई है वो चलाई है आपकी मां कैंटीन योजना, ठीक है। सबसे पहले जो योजना चलाई थी वो चली थी आपकी अम्मा कैंटीन, अम्मा कैंटीन जयललिता जी ने चलाई थी। सबसे पहली जो योजना चली थी वो थी आपकी अम्मा कैंटीन। कहाँ पर? जयललिता जी ने कहाँ पर चलाई थी? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चलाई थी ये, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में इस योजना की शुरुआत की गई थी अम्मा कैंटीन, और इसी की तर्ज पर लगभग सभी स्टेट में इन योजनाओं को जो है लागू किया जा रहा है, कैंटीनों को खोला जा रहा है, ताकि सस्ते दामों पर लोगों को क्या किया जाए? भोजन प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये स्टैटिक्स के बारे में था। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट करंट की अपनी, और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को चुना गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है उपेंद्र त्रिपाठी की जगह। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? उपेंद्र त्रिपाठी को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो उपेंद्र त्रिपाठी की जगह इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जगह, ठीक है, इनके जो महानिदेशक है उनको नियुक्त किया गया है। तो वे हैं आपके अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। उपेंद्र त्रिपाठी की इन्होंने जगह ली है। बात करते हैं ISA की। तो ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कई बार आपका ये एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपका गुरुग्राम में है। गुरुग्राम आपका हरियाणा, ठीक है। तो वो आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो कौन कौन से देश आते हैं। देखिए इसका जो गठन किया था वो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। गठन जो किया गया था इसका जो गठन किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था पेरिस समझौते के दौरान वर्ष 2015 में।
पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौते के दौरान इसका गठन किया गया था वर्ष 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत और फ्रांस ने मिलकर इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा, इनके बीच में उपस्थित जितने भी देश हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए यह आपकी पृथ्वी है और 23.5 डिग्री उत्तर में और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में, जो आपकी दक्षिण में आपकी मकर रेखा और उत्तर में आपकी कर्क रेखा, जो कि आपके अपने भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, इनके बीच में जितने भी आपके देश होंगे वो सब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना, इसमें पार्टिसिपेट जो है आपका वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा। भाई कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इंडिया में जो आपकी कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसको याद रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए अब हम आगे बात करें, पेरिस समझौता कब हुआ था? देखिए पेरिस समझौता COP21 पेरिस समझौते के दौरान ही यह आयोजन किया गया था। पेरिस समझौता COP21 जब आयोजित किया जा रहा था उस समय ही पेरिस समझौता आपका हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि COP25 अभी वर्ष 2019 में आयोजित किया, वर्ष 2019 में COP25 आयोजित किया गया। वह कहाँ पर किया गया आयोजित? तो वह किया गया आपका स्पेन मैड्रिड में। स्पेन मैड्रिड में कई बार आपका ये क्वेश्चन अब तक जो है जितने भी एग्जाम लगभग हुए हैं और कोप से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि COP25 का आयोजन वर्ष 2019 में कहां पर किया गया? स्पेन मैड्रिड में किया गया। बात करेंगे 20 की 20 में कोप का कोई भी आयोजन नहीं होता है। अब 2021 में कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो COP26 का वर्ष 2021 में जो आयोजन होगा वो होगा आपका ग्लासगो में। कहां पर आयोजन किया जाएगा इसका? ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां तक याद रखेंगे। चले अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना को, भारतीय नौसेना में अभी याद रखेंगे, भारतीय नौसेना में या नौसेना को करंज पनडुब्बी मिली है। अभी करंज पनडुब्बी याद रखेंगे, इससे पहले भी 2 पनडुब्बियां मिल चुकी हैं। ठीक है ना, तो करंज पनडुब्बी मिली है। ठीक है, भारतीय नौसेना को। तो याद रखेंगे एक प्रोजेक्ट 75 चला हुआ है फ्रांस से, फ्रांस की मदद से। प्रोजेक्ट 75 किसकी मदद से चला हुआ है? तो फ्रांस की, फ्रांस हेल्प कर रहा है भारत की प्रोजेक्ट 75 में। इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई जाएंगी। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी होती हैं डीजल वाली पनडुब्बियां, तो डीजल पनडुब्बी हैं ये। इनका 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, और इसमें हेल्प कर रहा है आपका फ्रांस। ठीक है, तो इससे पहले 2 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं, तीसरी पनडुब्बी हुई है करंज। तो हम 6 पनडुब्बियों के बारे में अब जानेंगे कि वो 6 पनडुब्बी कौन कौन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 जो कि फ्रांस की मदद से चला हुआ है उसके अंतर्गत उनका निर्माण किया जा रहा है और किस जगह पर उनका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया? करंज को शामिल किया गया। यह है आपकी तीसरे नंबर की है। चलिए पहले नंबर की बात करें। पहले नंबर पर जो आपकी शामिल हुई थी वह थी आपकी कलवरी। क्या थी आपकी? कलवरी। पहले नंबर पर आपकी कलवरी, दूसरे पर आपकी खांडेरी और तीसरे पर आपकी करंज। ठीक है, चलिए पहले पर कलवरी, दूसरे पर आपकी खांडेरी और तीसरे पर आपकी करंज। चौथे पर आ जाएगी आपकी बेला, इससे आगे जो भी शामिल की जाएगी या जो बनाई जाएगी, जिस पर कार्य चलेगा वो आपकी होगी बेला। और 5वें नंबर की होगी आपकी बागीर, 5वें नंबर पर बागीर और छठे पर होगी आपकी बागीश। तो ये 6 आप स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो याद रखेंगे। 6 पनडुब्बियों का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट 75 जो कि फ्रांस की मदद से चलाया जा रहा है भारत में। ठीक है, और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में करंज पनडुब्बी को जो है शामिल कर लिया गया है, जो कि तीसरे नंबर की है। अभी 3 और शामिल होंगी, वे अभी बाकी हैं। तो इनका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखेंगे मझगांव,
कहाँ पर? मझगांव, जो आपका मझगांव डोक लिमिटेड है, मझगांव डोक लिमिटेड कहाँ पर है? ये मुंबई में। वहाँ पर ये इनका कार्य जो है बनाने का कार्य चल रहा है। किसके अंतर्गत? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये था आपका कुछ आज का करंट अफेयर। ये कुछ आपका करंट अफेयर था विद स्टैटिक के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जय हिंद।